नमस्कार साथियों, दीक्षा देववाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम संधि प्रकरण प्रारंभ करते हैं। कौन सा प्रकरण? संधि प्रकरण। पिछले वीडियो में हमने मायूरशब्द सूत्र के बारे में पढ़ा था और अब संधि प्रकरण को शुरू करें उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि संधियों को अच्छी तरह से याद रखना है या संधि के विषय में पूर्ण ज्ञान रखना है हमें और अच्छी तरह से हमें संधि याद हो जाए, तो उसके लिए मेरे प्रत्येक वीडियो को, इससे आने वाले एक एक जो क्रमशः होंगे उनको अच्छी तरह से देखें, तब जाकर हम संधि प्रकरण को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे और बहुत ही सरल विधि से हम संधि जो प्रकरण है उसको पूरा कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं संधि। संधि क्या है? परः सन्निकर्ष संहिता। देखिए संधि के विषय में क्या कहा गया है कि परः सन्निकर्ष है संहिता। सन्निकर्ष का मतलब होता है निकटता। तो वर्णों की अत्यधिक समीपता को संधि कहते हैं, या हम इस प्रकार कहें, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। वो वर्ण स्वर हो सकते हैं, वो व्यंजन हो सकते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के मुख्यतः तीन भेद किए गए हैं। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। ये तीन संधि के मुख्य भेद हैं। तीन भेदों में सबसे महत्वपूर्ण जो संधि है हमारी स्वर संधि। आगामी परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें स्वर संधि और उससे संबंधित जो सूत्र हैं वो पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। स्वर संधि के सभी जो सूत्र हैं लगभग पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। तो हम इस संधि को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसमें से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच भी कहते हैं क्योंकि अच हम मायूरशब्द सूत्रों में पढ़ चुके हैं कि अच का मतलब स्वर होता है। व्यंजन संधि को हल कहते हैं क्योंकि हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आ जाते हैं। और विसर्ग के कारण होने वाली संधि को विसर्ग कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहेंगे, दो व्यंजनों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहेंगे और विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहेंगे। अब सबसे पहले हमारी स्वर संधि आती है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के मूल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? 5 भेद के बारे में हम पहले पढ़ें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यण संधि, फिर अयादि संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि और फिर पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि। ये 5 स्वर संधि के मूल भेद होते हैं। इनके अतिरिक्त स्वर संधि में 3 और संधियां हैं जिनको समाहित कर लिया जाता है। और वो कौन कौन सी है? हम अगर इनको रखें तो पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, और प्रकृति भाव संधि। इन तीनों को यदि इसमें मिला दें तो स्वर संधि के कितने भेद हो जाते हैं? 8। लेकिन मूलतः भेद कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। अब इन संधियों को पढ़ें उससे पहले देखिए इन संधियों में कुछ कुछ समानताएं हैं, वो हम अगर देखें तो संधियों को याद करने में हमें सुविधा रहेगी। क्या है? देखिए कि ये जो 2 संधि है कौन कौन सी? यण संधि और अयादि संधि। इन संधियों में तो क्या होता है? कौन सी है? यण और अयादि।
इन संधियों में तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है, प्रथम पद का अंतिम जो स्वर होता है उसके स्थान पर आदेश होता है। यण संधि में भी ऐसे होगा, अयादि संधि में भी ऐसे होता। कैसे? जैसे देखिए, मान लो हम यण संधि का एक उदाहरण लें, इत्यादि, इसका विच्छेद होगा इति धन आदि। यहां देखिए इत्यादि में इति जो पद है इसका अंतिम स्वर क्या है? ई, बाद में क्या है? आदि। इक्विवेलेंसी सूत्र कहता है इससे पूर्व आने वाला जो ई है इसके स्थान पर यह हो जाता है, तो यह आदेश होगा इस ई के स्थान पर। इसी तरह अयादि संधि में एचो, एवा, याव, एच के स्थान पर ए, अव और आय और आब आदेश हो जाते हैं। तो इन दोनों में तो होगा पूर्व पद के अंतिम स्वर के स्थान पर आदेश होगा। अब आती है हमारी तीन और संधि। इन तीनों में भी एक समानता है, गुण, वृद्धि और दीर्घ। इन तीनों में क्या होता है? गुण, वृद्धि और दीर्घ में होता है पूर्व का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का आदि वर्ण। पूर्व पद का अंतिम और पर पद का अंतिम। जैसे पूर्व पद के अंतिम वर्ण ए है और पद का भी अंतिम वर्ण है, तो इन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा। तो इन तीनों संधियों में क्या होता है? एकादेश होता है। अब सुविधा देखिए, हम याद रखें कि इन दोनों में तो होता है, क्या होता है इन दोनों में? प्रथम पद का अंतिम जो स्वर है, वर्ण है, उसके स्थान पर आदेश होता है। और इनमें क्या होगा? तीनों में, गुण, वृद्धि और दीर्घ में, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का आदि वर्ण, इन दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है। कैसे होगा एक आदेश? देखिए, जैसे हम दीर्घ संधि का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे शिवालय हमने ले लिया, शिवालय है, इसका विच्छेद होगा शिव धन आलय। अब यहाँ देखिए शिव पद जो है उसका अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम स्वर ए है। आलय का आदि वर्ण क्या है? आ है। तो अकय सवर्णे दीर्घ है। ये सूत्र कहता है कि इन दोनों के स्थान पर एक आदेश क्या? आ हो जाएगा। ये क्या होगा? एकादेश। तो बात कुछ समझ में आई होगी। इनका कोई न कोई संबंध अवश्य है। इसके बाद आती है हमारी पूर्व संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव। पूर्व संधि में क्या होता है कि पूर्व का जो वर्ण है, पूर्व पद का वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, अंतिम स्वर, उसको स्वीकार किया जाता है। मतलब पर जो पद है उसके स्वर को पूर्व पद के अंतिम जो स्वर है उसमें समाहित कर लिया जाता है। ये तो है पूर्व। पर रूप में ये इसके जस्ट विपरीत है, इसके उल्टा है। पर रूप में पूर्व जो पद है उसका अंतिम जो स्वर है वो पर बाद वाले जो पद है उसके स्वर में, उसके आदि स्वर में समाहित कर देते हैं। प्रकृति भाव जो है, प्रकृति भाव जो संधि है उसमें कोई संधि कार्य नहीं होता, कोई संधि कार्य नहीं होता। हम पढ़ेंगे प्लुत प्रगृह अचि नित्यम, या हम संज्ञा ई दूदेद द्विवचनम प्रगृहम। तो इस प्रकार की जहाँ संज्ञाएं होती हैं वहाँ प्रकृति भाव होता है और वहाँ कोई संधि नहीं
होती। तो साथियों, हम एक बार पुनः देखें संधि की परिभाषा क्या है। परसन्निकर्ष संहिता, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि, स्वर अच या स्वर, उनके दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को कहेंगे। व्यंजन, हल, दो व्यंजनों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग के कारण जहाँ विकार होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। अब इनमें हम पहला जो प्रकरण हमारा होगा, सबसे पहले हम स्वर संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के मूल 5 भेद होते हैं, यण, अयादि, गुण, वृद्धि और दीर्घ। और 3 इसके और भेद होते हैं जिनको इसमें समाहित कर लेते हैं, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। ये संधियों के सामान्य भेद हैं। अब ध्यानपूर्वक एक एक सूत्र से हम आगे इस प्रकरण को बढ़ाएंगे और स्वर संधि के जो सूत्र हैं उनको हम नियम पूर्वक और विस्तार से पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे नियम पूर्वक और सूत्रों सहित स्वर संधि के पूरे भेद पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।